स्वागत है आप सभी का आशीर्वाद नर्सिंग क्लासेज में। आज हम लोग अपने रिसर्च सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे नर्सिंग में 7 सेमेस्टर में देखा जाता है कि रिसर्च हम किस तरीके से कंडक्ट करते हैं या रिसर्च का क्या इंट्रोडक्शन होता है और वो हमारे नर्सिंग में किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल होता है रिसर्च। ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम रिसर्च कर करके अपने जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को और इनहेंस करते हैं, किस तरीके से हमको अपने प्रोसीजर को क्या करना है और इनहेंस करना है, या कोई थेरापेटिक प्रोसीजर को हमको और भी इंट्रोड्यूस करना है तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। उसके बारे में हम लोग को देखना है। ठीक, थोड़ा सा ये हमारे नर्सिंग से अलग है, इसीलिए हम लोग को लगता है कि ये बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे फील्ड का ही है, तो इसको भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा यूनिट्स इसमें नहीं है, बहुत कम टॉपिक्स हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। तो पहला हमारा क्या है, यूनिट फर्स्ट में क्या करना है हम लोग को, यूनिट फर्स्ट हमारा क्या है, रिसर्च एंड रिसर्च प्रोसेस। हम क्या होता है रिसर्च, और रिसर्च के कौन कौन से प्रोसेस को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, हम किन किन प्रोसेस को फॉलो कर करके हम क्या करते हैं, रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, उसके बारे में इस पूरे यूनिट में हम लोग को देखना है। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन। हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, रिसर्च का इंट्रोडक्शन क्या होता है। जनरली हम लोग जानते हैं कि रिसर्च क्या होता है, किसी नई चीज को क्या करना है, सर्च आउट करना है, या उसी जो हमारी चीज है उसको फिर से हम लोग को क्या करना है, थोड़ा मॉडिफाई करना है या उसको सर्च करना है। ठीक है, तो क्या है हमारा इंट्रोडक्शन, नर्सिंग रिसर्च हैज एक्सपीरियंस रिमार्केबल ग्रोथ इन द पास्ट फ्यू इयर्स इनेबलिंग नर्सेस टू प्रोवाइड साउंड एविडेंस बेस्ड नर्सिंग। सिंपल सा कहने का मतलब है कि कुछ वर्षों में या कुछ सालों में जो नर्सिंग है या जो नर्सिंग रिसर्च है वो बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ है या बहुत ज्यादा रिमार्केबल ग्रोथ हुआ है उसके अंदर, क्या करने के लिए, हमारी जो नर्सिंग है उसको एविडेंस बेस्ड बनाने के लिए, या उसकी जो प्रोसीजर्स है उनको क्या करने के लिए, इनहेंस करने के लिए। तो मतलब रिसेंट फ्यू ईयर्स में हमारा क्या हुआ है, जो रिसर्च जो हुआ है वो बहुत ज्यादा उसका ग्रोथ हुआ है। ठीक, उसके बाद क्या हमारा, द नॉलेज जनरेटेड फ्रॉम रिसर्च इज चेंजिंग द नर्सिंग प्रैक्टिस एजुकेशन एंड हेल्थ केयर साइंसेज। क्या कहने का मतलब है, जो हमारा रिसर्च है वो कौन कौन से नॉलेज को जनरेट कर रहा है और कौन कौन सी चीजों को चेंज कर रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि नर्सिंग प्रैक्टिस, जो हमारी नर्सिंग प्रैक्टिस है, जैसे किस तरीके से हमको कैनुला लगाना है, किस तरीके से हमको इंजेक्शन लगाना है, हमको किस तरीके से कोल्ड स्पंजिंग करनी है, क्या कंडक्शन मेथड्स हैं, या हमारे अलग अलग तरीके के वेरियस प्रोसीजर्स को, नर्सिंग प्रैक्टिस को क्या किया है हमने, रिसर्च करके और भी इन्हांस करने का प्रयास किया है। और क्या है, हमारी जो एजुकेशन है वो भी क्या हुई है, थोड़ी सी अपडेट हुई है। और क्या है, उसके साथ साथ हेल्थ केयर सर्विस साइंसेज, जो हमारी हेल्थ केयर साइंस है वो भी क्या हुई है, हमारी अपडेट हुई है। रिसर्च कहने का मतलब है जब हम किसी चीज के ऊपर ज्यादा सर्च करते हैं या हम किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा क्या करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, तो हम उसके ड्रॉबैक्स को, हम उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को, हम उसके डिसएडवांटेज को क्या करते हैं, पता करते हैं, और उससे हम अपनी चीजों को क्या करने का प्रयास करते हैं, सही करने का प्रयास करते हैं। वही रिसर्च का क्या है, रोल है। उसके बाद क्या है, रिसर्चर्स हैव मेड सेवरल चेंजेस टू emphasize that research is an evidence building discipline that is important and crucial to nursing performance। सिंपल सा कहने का मतलब है, जो हमारी क्या होती है, रिसर्च होती है, वो हमारे लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है कि किसी भी चीज को क्या करने के लिए, परफॉर्मेंस को क्या करने के लिए, इनहेंस करने के लिए, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को क्या करने के लिए, इनहेंस करने के लिए। अगर हमको ओवरऑल देखना हो इंट्रोडक्शन रिसर्च का, तो इंट्रोडक्शन क्या है, बहुत रिमार्केबल ग्रोथ हुआ है हमारे रिसर्च में, हमारे नर्सिंग में, और उसने क्या किया है, हमारी जो प्रैक्टिस है उसको इनहेंस किया है, जो हमारा एजुकेशन है या जो हमारी हेल्थ केयर साइंसेज है उनमें क्या किया है, बहुत सारी चीजों को अपडेट किया है या बहुत सारी चीजों को इंट्रोड्यूस किया है रिसर्च ने। ठीक, तो ये हमारा क्या था, रिसर्च का इंट्रोडक्शन। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, नीड फॉर नर्सिंग रिसर्च। रिसर्च का बात वो हो गया था, उसके बाद हमको ये देखना है कि कौन कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं या कौन कौन से ऐसे जगह है जिसपे रिसर्च क्या कर रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है। तो क्या है नीड फॉर नर्सिंग रिसर्च, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा हम लोग को ईबीपी देखने को मिलेगा, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ही देखने को मिलेगा। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब होता है कि कोई भी प्रैक्टिस करने का हमारे पास रेशनल होना चाहिए, हम उस प्रोसीजर को क्यों फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इंप्रूव्ड पेशेंट आउटकम्स। और हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट आउटकम्स हम क्यों निकाल सकते हैं या कब निकाल सकते हैं, पेशेंट आउटकम्स, अच्छा पेशेंट आउटकम्स हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको सारे प्रोसीजर्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज पता होंगे कि कौन सा प्रोसीजर हमको कब परफॉर्म करना है, या हमारा जो प्रोसीजर है वो आउटडेटेड तो नहीं हो चुका है,
ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये जानना कि क्या ये प्रोसीजर अब आउटडेटेड हो चुका है या मतलब अब हम करंट सिनेरियो में इसका यूज करते हैं कि नहीं करते। ये इसीलिए नर्सिंग को क्या करना है, हमको बहुत ज्यादा अपडेटेड रखना है कि नर्सिंग किस तरीके से चल रही है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉलिसी डेवलपमेंट और रिसर्च हमको क्या करता है, पॉलिसी डेवलपमेंट, नियम कानून बनाने के लिए क्या हमारे नियम्स होने चाहिए, क्या रूल एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, उनको डेवलप करने के लिए भी रिसर्च क्या करता है, काम करता है। ठीक, नेक्स्ट है प्रोफेशनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ में भी हमको क्या करता है, हेल्प करता है। प्रोफेशनल ग्रोथ मतलब ये होता है कि जहां पे हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वहां पे हमारी ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, एड्रेसिंग ए गैप इन केयर। ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गैप इन केयर का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं और उसकी वजह से बहुत ज्यादा केयर के बीच में हमारी क्या हो रही थी, दूरी बन जा रही थी। दूरी बनने का मतलब है कि हम इफेक्टिव प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे क्योंकि जो हमारे टॉपिक्स थे वो बहुत ज्यादा क्या थे, आउटडेटेड थे, या उनका अब इस करंट सिनेरियो में हमारा यूज ही नहीं है, या बीमारी हमारी बहुत ज्यादा अपडेटेड हो चुकी है और जो हमको केयर प्रोवाइड करना था उस इफिशियंसी के साथ हम उस केयर को क्या नहीं कर पा रहे हैं, प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम रिसर्च को करेंगे और रिसर्च से हम क्या कर पाएंगे, जो गैप है केयर के बीच में, जो गैप है मतलब जो जगह बन जा रही है, मतलब जो हम इफिशियंसी नहीं शो कर पा रहे थे, वो रिसर्च के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, जिससे हम इफिशियंट केयर उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग हो गया, ये हमारा हो सकता है। और हमारा क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हो सकते हैं, आइसोलेशन हो सकता है, क्वारंटीन हो सकता है। ये सब सारे पे हम लोगों ने क्या किया है, रिसर्च किया है, या हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी चीजों को क्या किया है, स्टडी किया है, तब हम उसकी केयर को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अडॉप्टेशन टू इमर्जिंग चैलेंजेस। और इमर्जिंग चैलेंजेस मतलब ये होता है कि जैसे हमारा 2019 में जब कोविड आया था तो हमारे पास जूम मीटिंग करके आया था जिससे हम लोग क्लास लेते थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे या जब हम लोग पढ़ा रहे थे उस टाइम पे। जब इसका मतलब यह है कि इमर्जिंग चैलेंजेस मतलब जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको क्या करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए हमको रिसर्च करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हमको नहीं पता होती है, हम तुरंत गूगल पे जाते हैं, हम तुरंत चैट जीपीटी से पूछते हैं, जेमिनी से पूछते हैं। सिंपल सा कहने का मतलब है इमर्जिंग चैलेंज को अडॉप्ट करने के लिए भी रिसर्च की क्या होती है, नीड होती है। जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, सर्च आउट करते हैं, उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलती है और वो हमारे लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं या उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है, अडॉप्टेशन टू इमर्जिंग चैलेंजेस। हमको क्या करने के लिए काम करता है, चैलेंजेस को, इमर्जिंग चैलेंज मतलब जो उभरते हुए चैलेंज है, जो करंट सिनेरियो में या हमारे सोसाइटी में तरीके से देखने को मिल रहा है, उसमें हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है हमारे अंदर वो आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रमोट होलिस्टिक केयर। और होलिस्टिक केयर मतलब संपूर्ण केयर जो हमारी होती है उसको क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए रिसर्च का भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ग्लोबल हेल्थ कंट्रीब्यूशन और क्या है, जैसे बहुत सारी वैक्सीन बन रही हैं, बहुत सारे हमारे क्या बन रहे हैं, वैक्सीनेशन, और हमारे क्या है, बहुत सारी मेडिसिन बन रही हैं, बहुत सारे हमारे अलग अलग तरीके के ग्लव्स बनने हैं, बहुत सारे स्टेराइल ग्लव्स हो रहे हैं, बहुत सारे हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो नए नए बन रहे हैं। हमारे पास एमआरआई की अच्छी अच्छी मशीनें हो रही हैं, 1.5 टेस्ला, एक्सरेज की अच्छी अच्छी मूवेबल एक्सरे हमारे पास आ गया। पहले हमको हॉस्पिटल जाना पड़ता था या हॉस्पिटल के इस वार्ड से उस वार्ड तक जाना पड़ता था, अब हमारे पास एक्सरे क्या हो जाता है, हमारे वार्ड तक पहुंच जाता है। तो ये सब सारी चीजें रिसर्च के द्वारा ही आई है। रिसर्च का मतलब कि हमको ऐसी नीड पता चली कि हमको ऐसी रिक्वायरमेंट है, तब हमने क्या किया, उसके बारे में जानना शुरू किया कि क्या चीजें हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो हमको लगा कि हम और हेल्थ को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या हम अपने रिसर्च से और अच्छे तरीके से केयर को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने उसके ऊपर क्या किया, रिसर्च किया और केयर को क्या किया, बढ़ावा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इंपावरमेंट एंड एडवोकेसी। और क्या करने का, इंपावरमेंट मतलब मजबूती, ठीक है, उसको भी क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हमने रिसर्च का क्या किया, हेल्प लिया। ठीक, ये हमारे क्या थे, नीड फॉर नर्सिंग रिसर्च। ये सब सारे रिसर्च के नीड्स हैं जो हम क्या करते हैं अपने नर्सिंग में या हम अपने डेली एक्टिविटीज में भी क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक, ये हमारा क्या था, नीड फॉर नर्सिंग रिसर्च। इसमें क्या है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, इंप्रूव पेशेंट आउटकम्स, पॉलिसी डेवलपमेंट, प्रोफेशनल ग्रोथ, एड्रेसिंग गैप इन केयर, एडॉप्टेशन टू इमर्जिंग चैलेंजेस। इमर्जिंग चैलेंजेस हम लोग रोज देख रहे हैं, हम लोग ज्यादातर इसकी बात करते हैं कोविड 19 में, जब हम लोगों ने जूम मीटिंग की बात की थी। तो जूम मीटिंग जो बहुत ज्यादा हमारे जो थोड़े से ओल्ड एज के जो हमारे टीचर्स थे या जो हमारे सोशल वर्कर थे, उनको बहुत अच्छे तरीके से फोन चलाना, लैपटॉप चलाना नहीं आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया है, अपने आप को उसमें
सम्मिलित किया है, जिससे उनको क्या हो गया है, रिसर्च किया। रिसर्च करने का मतलब हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि किसी चीज को सर्च आउट करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन रिसर्च का? रिसर्च इज द प्रोसेस दैट सिस्टमेटिकली रिसर्चेज फॉर ए न्यू फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप। और क्या है, हमारा नोटर के द्वारा ये डेफिनेशन दिया गया था, इसमें इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि रिसर्च इज द प्रोसेस। रिसर्च क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है जो सिस्टमेटिकली व्यवस्थित तरीके से किसी चीज को क्या करती है, सर्च करती है। किसको सर्च करती है? न्यू फैक्ट्स को या रिलेशनशिप्स को। रिलेशनशिप्स का मतलब ये हो गया कि एक दूसरे जो वेरिएबल्स, हम आगे चल करके वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, जब हम कई चीजों को क्या करते हैं, देखते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं कि क्या ये चीज सही है कि ये चीज सही है, तो हमको वेरिएबल्स के बारे में हम लोग को देखना है आगे चल करके। जब हम दूसरी यूनिट्स पढ़ेंगे तो उसमें वेरिएबल्स देखेंगे, तो वेरिएबल्स को रिलेशनशिप मेंटेन कराना है कि ये चीज सही है कि ये चीज सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिसर्च एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस है जो सिस्टमेटिकली तरीके से किसी न्यू इंफॉर्मेशन को, किसी फैक्ट को क्या करने के लिए, सर्च करने के लिए और उसमें रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, किया जाता है। दिस इज द रिसर्च डेफिनेशन। ठीक, और क्या है, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। और क्या है, सिस्टमेटिक का हमेशा वर्ड यूज करना है हमको, रफली कोई चीज नहीं, मतलब कि ऐसे ही उठ के कोई भी रिसर्च करने कोई चला जाए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट खोजना है, हाइपोथेसिस बनाना है, सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन देखने हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखना है, कहां कहां से हमको कलेक्ट करना है, बहुत सारी चीजें उसमें होती है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज को हम रिसर्च ही बोल देंगे। ठीक है, तो रिसर्च क्या है, सिस्टमैटिक एफर्ट। सिस्टमैटिक एफर्ट होता है क्या करने के लिए, गेन न्यू नॉलेज। नॉलेज या इंफॉर्मेशन, किसी नॉलेज या इंफॉर्मेशन को गेन करने का एक अच्छा तरीका है रिसर्च। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिसर्च का डेफिनेशन नोटर के द्वारा दिया गया था। ठीक, क्या है रिसर्च? रिसर्च इज द प्रोसेस दैट सिस्टमेटिकली सर्चेज फॉर ए न्यू फैक्ट एंड रिलेशनशिप। क्या कहने का मतलब है, नए फैक्ट्स को क्या करना, सर्च आउट करना, सिस्टमेटिकली तरीके से करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी करते रहना है, तो वो रिसर्च में नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। नॉलेज या इंफॉर्मेशन। ठीक, हम कोई नॉलेज या कोई इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं सिस्टमेटिकली तरीके से सर्च करके। दिस इज कॉल्ड रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, सोर्स ऑफ नॉलेज इन रिसर्च। सोर्स ऑफ नॉलेज मतलब किस किस तरीके से हम नॉलेज को क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे टाइप्स है जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को क्या कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज इन रिसर्च, कौन कौन से हो गए, ब्रॉडली नॉलेज कैन बी कैटेगराइज्ड एज डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिडिक्टिव। क्या है हमारा, डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिडिक्टिव। दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सोर्स ऑफ नॉलेज को इकट्ठा कर सकते हैं, या स्रोत होते हैं हमारे नॉलेज को क्या करने के, इकट्ठा करने के। ठीक, डिस्क्रिप्टिव क्या है, इट इज यूजफुल इन डिस्क्रिमिनेटिंग, मेजरिंग और डिफाइनिंग डिफरेंट बिहेवियर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंपल सा कहने का मतलब है, डिस्क्रिप्टिव क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करने का काम करता है, विभिन्नता बताने का, उसके साथ साथ उसको मेजर करने का, और उसके साथ साथ डिफाइन करने का क्या करता है, बहुत अलग अलग तरीके के बिहेवियर्स को और किसको, कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके चरित्र को, या जस्ट लाइक जो हमारा जो चीजें हैं वो क्या करने के, डिस्क्रिप्टिव मेथड्स में हम क्या करते हैं, उसको डिस्क्रिप्टिव नॉलेज में देखते हैं। तो क्या है, डिस्क्रिमिनेटिंग है, मेजरिंग है और डिफाइनिंग डिफरेंट बिहेवियर्स आर कैरेक्टरिस्टिक। जो डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होता है वो किसके लिए यूजफुल होता है, डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, मेजर करने के लिए, और उसके साथ साथ डिफाइन करने के लिए। किसको, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, मतलब अलग अलग तरीके के बिहेवियर्स, अलग अलग तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, मेजर करने के लिए और उसको डिफाइन करने के लिए हम किस नॉलेज का यूज करते हैं, डिस्क्रिप्टिव नॉलेज का यूज करते हैं। ठीक है, और क्या है, प्रिडिक्टिव नॉलेज, इट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग ए स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू बिहेवियर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। और क्या है, स्टैटिस्टिकल जब भी वर्ड लगेगा तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू में चला जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रिडिक्टिव नॉलेज। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, सम ऑफ द कॉमन सोर्स आर लिस्टेड। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन किन तरीके के, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिनके द्वारा हम नॉलेज को क्या कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें पहला हमारा क्या है, ट्रेडिशन। पहला क्या है, ट्रेडिशन। सम ऑफ द कॉमन सोर्स, ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास बहुत सारे सोर्स है, लेकिन उसमें कॉमन सोर्स क्या है, किन किन तरीके से हम अपना नॉलेज अटेन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हमको नॉलेज प्रोवाइड करती है। ठीक है,
तो इसमें क्या है, पहला ट्रेडिशन। ट्रेडिशन रेफर्स टू ट्रांसमिशन ऑफ कस्टम, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस एंड नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ट्रेडिशन के बारे में हम जानते हैं कि जैसे हमारे माता पिता से हम लोग को ये जनरेशन, हमको ये ट्रेडिशन या ये कस्टम या ये प्रैक्टिस या ये बिलीफ, सिंपल सा कहने का मतलब है हिंदू धर्म में हमको पूजा पाठ करने के लिए सिखाया गया है, हमारा जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है, हमको देवी देवताओं को मानना होता है, ये भी हमारा कस्टम और बिलीफ्स है। मतलब इस तरीके का क्या करते हैं, हमको नॉलेज जो मिलता है वो हमारे ट्रेडिशन से मिलता है, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो प्रक्रियाएं चलती हुई आ रही है उससे भी हमको क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है। ठीक है, और क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेनी नर्सिंग प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू वुंड केयर सच एज द यूज ऑफ स्पेसिफिक एंटीसेप्टिक टेक्निक्स। कहने का मतलब है कि बहुत पहले भी हमारी दवाइयां होती थी, उनको अलग अलग तरीके से दवाइयां हमको दी जाती थी। पहले हमारा आयुर्वेदा बहुत अच्छे तरीके से चलता था, तो आयुर्वेदा में हमारे पास जड़ी बूटियां होती थी, उससे भी हम क्या करते थे, ठीक करते थे। तो ये जनरेशन टू जनरेशन मतलब हमको धीरे धीरे पता चला कि ये प्रक्रिया करने से ये हम घाव को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इन प्रैक्टिस से हम क्या करते हैं, जैसे हमारे आदिवासी हो गए, वहां पर पे जाएंगे तो आपको अलग तरीके की ट्रीटमेंट देखने को मिलेगी, वो अपने तरीके से ट्रीटमेंट को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्या एडवांटेज हो सकता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हुए चलना है कि ट्रेडिशन से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, तो उसका क्या एडवांटेज है और उसके साथ साथ क्या उसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो क्या एडवांटेज, it is useful in situation where an immediate solution is required and new research cannot be conducted to generate knowledge। सिंपल सा कहने का मतलब है कि हम ये वाला जो ट्रेडिशन वाला होता है, अगर हमको इमीडिएट केयर या इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए होता है, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जब हमारे पास कोई नया रिसर्च कंडक्ट करने का या तो सोर्स नहीं है, या तो हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, या हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम किसी चीज को क्या कर सके, रिसर्च कर सके या उसको हम इंट्रोड्यूस कर सके। तो हमारा ट्रेडिशन उसमें क्या करता है, बहुत हेल्प करता है। ट्रेडिशन में जो एडवांटेज है, ट्रेडिशन पहले तो हमारा जो बिलीफ होता है, कस्टम होता है, जो हमारी प्रैक्टिसेज होती हैं, जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाती हैं, वो हमारा ट्रेडिशन हो गया। उसमें हमने वुंड केयर देखा, एक अलग तरीके की या एक तरीके का हमारे पास प्रक्रिया है जिससे हम वुंड केयर कर रहे थे, वो हमारी क्या चल रही है, ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन चल रही है या हमारी जनरेशन टू जनरेशन चल रही है। ठीक है, उसका एडवांटेज क्या हो सकता है, ये हमारा सिचुएशंस को इमीडिएट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कि अगर कुछ नहीं है तो इसको करके हम क्या कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हमको एंड न्यू रिसर्च कैन नॉट बी कंडक्टेड टू जनरेट नॉलेज, और हमारे पास ऐसा टाइम नहीं है या हमारे पास ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं है जिससे हम क्या कर सके, दूसरे रिसर्च को जनरेट कर सके, उस टाइम पे ये क्या होता है, बहुत ज्यादा फायदा करता है। और क्या है, व्हाट इज डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज मतलब क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं या इसके कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या है, ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस में नॉट ऑलवेज बी सपोर्टेड बाय रिगोरस साइंटिफिक रिसर्च। देखिए, ये कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये साइंटिफिक रिसर्च है, इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं हुई है, तो आपको अपने नॉलेज के बेस पे, अपने प्रैक्टिस के बेस पे इसको क्या करना रहता है, परफॉर्म करना रहता है। जैसे बहुत सारी चीजें हम लोग देखते होंगे अपने गांव में, जब हमारा फ्रैक्चर होता था तो हम एक इंसान के पास जाते थे और वो क्या करता था, बांस की फट्टियां लगा देता था। ठीक है, वो भी तो एक प्रकार का प्रैक्टिस ही है, लेकिन उसके पीछे कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है। ठीक है, उसके पीछे किसी ने साइंटिफिक रिसर्च नहीं किया है कि बांस वाली फट्टी बांधने से वो ठीक हो रहा है। ठीक है, ठीक होते थे जब हमारा ट्रेडिशन चल रहा था, उस टाइम पे बहुत सारे पेशेंट ठीक भी हुए, बहुत सारे पेशेंट्स को हमेशा के लिए वो खराब हो गया, तो उसको गलत कहना, इमीडिएट सोल्यूशन हमने देखा था वो सही भी है, लेकिन उसके पीछे कोई भी प्रकार का साइंटिफिक सोल्यूशन या साइंटिफिक हमारा रिसर्च नहीं है, उसको हम किसी भी तरीके से क्या नहीं कह सकते, अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई उसका वैलिड सोर्स नहीं है। तो ये डिसएडवांटेज हो सकता है किसका, ट्रेडिशन का। हमारे पास ये बहुत ज्यादा प्राइम एग्जांपल है। ठीक है, किसी को सांप काट रहा है तो वो किसी और के पास जा रहा है, उसका झाड़ फूक हो रहा है और पेशेंट ठीक भी हो जाते थे कभी कभी, तो हमने ये मान लिया था कि उसके झाड़ फूक से ही क्या कर सकते हैं, हम उसको ठीक कर देंगे। ठीक है, और हमारे फ्रैक्चर्स होते थे तो इस तरीके के चोकिंग्स होती थी पहले, तब वो तो अलग तरीके से उसको ट्रीट करते थे। कोई भी घाव होता था तो उसको सिर्फ लेप लगा करके ठीक करने का प्रयास करते थे। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस हमारे प्रैक्टिसेस थे जिनको हम लोगों ने क्या किया है, देखा है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी से भी हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। अथॉरिटी क्या है, एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज, एज ए अथॉरिटी क्या है,
एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज इन नर्सिंग रिसर्च प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स थ्रू एस्टेब्लिश्ड एक्सपर्ट एंड अथॉरिटेटिव सोर्सेज इन द फील्ड। सिंपल सा कहने का मतलब है कोई ऐसा एक्सपर्ट, मतलब हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, हमारे साइंटिस्ट होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, नॉलेज एक्वायर करने जाते हैं, उनको इस विषय के बारे में हम क्या करने जाते हैं, पूछने जाते हैं, तो हमको बहुत अलग अलग तरीके के नॉलेज मिलते हैं। ठीक है, तो एक्सपर्ट के द्वारा जो नॉलेज या एक्सपर्ट के द्वारा जो हमको क्या लिया जा रहा है, अथोराइज पर्सन के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, अगर नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, अथॉरिटी वाला नॉलेज रिसोर्स कहलाएगा। ठीक, क्या है, गाइडलाइन फॉर प्रोफेशनल्स, जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, हमारे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स हो सकते हैं, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हो सकते हैं, हमारे साइंटिस्ट हो सकते हैं, हमारे मतलब जो अथॉरिटी से रिलेटेड या प्रोफेशनल है, उनसे हम क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारे पास आर्मी पर्सनल्स होते हैं, उनके बारे में जब भी हमारी कोई मूवी बनती है तो हम आर्मी पर्सनल से जा करके पूछते हैं किन किन तरीके से आपने इसको क्या किया है, कंडक्ट किया है, किस तरीके से आपने इस मिशन को इसमें शामिल किया था, किस तरीके से आपने इसमें सफलता पाई है। तो ये प्रोफेशनल्स है, उनसे हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं अपने रिसर्च के लिए। दिस इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या एडवांटेज क्या हो सकता है, सोर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज एंड नॉलेज। हम एक्सपर्टीज के पास जा रहे हैं या एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं और वो एकदम वैलिड चीज हमको बताएंगे। ठीक है, इसका कहने का मतलब है आर्मी वाले के पास जाएंगे तो आर्मी पर्सनल्स हमको आर्मी से रिलेटेड सारी जानकारी देगा कि किस तरीके से मशीन्स चलाई जाती हैं, किस तरीके से हमारे गन्स चलती हैं, किस तरीके से हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं, किस तरीके से हम टेरेन को सॉल्व करते हैं। मतलब जो एक्सपर्टीज है, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज के पास जाकर के हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। अगर हम रिसर्च नर्सिंग रिसर्च की बात करें तो हम अपने एसएनओ के पास जा सकते हैं, या उससे बड़े जो हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर्स होते हैं, इन तरीके से हम एक्सपर्ट से क्या कर सकते हैं, उससे नॉलेज ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, समटाइम्स अथॉरिटीज आर नॉट रिलायबल particularly if their expertise is based primarily on personal experience। अब देखिए, पर्सनल एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि वो किन किन सिचुएशन से गुजरे हैं, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो वो रिलायबल नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, तो क्या आप भी उतने ही मोटिवेटेड हैं या आपको उसी तरीके की नॉलेज चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपके पास अलग अलग तरीके की अपनी क्या होती है, कैपेसिटी होती है, तो वो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। एकमात्र डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि ये रिलायबल नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंसान एक्सपर्ट ने बताया हो सकता है वो उसकी क्या हो, पर्सनल एक्सपीरियंस हो, और वो उस तरीके से क्या किया हो, उस मिशन को अंजाम दिया हो, या उस चीज को क्या किया हो, कैरी फॉरवर्ड किया हो। ठीक है, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, तो ये बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं हो सकता है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा डिसएडवांटेज किसका हो सकता है, अथॉरिटीज का, जो हमारी एक्सपर्ट क्या करते हैं, इसको देते हैं। ठीक है, क्योंकि सबके काम करने का तरीका अपना क्या होता है, अलग होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, can be valuable source of knowledge in nursing research by providing real world insight that complements formal study। सिंपल सा कहने का मतलब होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब अपनी खुद की एक्सपीरियंस से किसी चीज को क्या करना, नॉलेज इकट्ठा करना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमने सेल्फ स्टडी की है, सेल्फ स्टडी की है, तो क्या वो सही है, सही भी हो सकता है, नहीं भी सही हो सकता है। सेल्फ स्टडी हो सकता है आपने ज्यादा ही सिलेबस पढ़ लिया हो या कम ही सिलेबस पढ़ लिया हो। ठीक है, ये चीजें हो सकती है पर्सनल एक्सपीरियंस। और क्या है एडवांटेज, क्या हो सकता है इसका, इट इज ए प्रोडक्ट आर क्रिटिकल थिंकिंग एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। ये क्या है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग शो कराती है, हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी टॉपिक के बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में हमको क्या करता है, बताता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इज टू रिस्ट्रिक्टेड टू डेवलप जनरलाइजेशन। हम क्या करते हैं, जो हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस होती है वो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है। रिस्ट्रिक्टेड कहने का मतलब होता है कि जितनी हमारी सोच जाएगी हम उतना ही सोच सकते हैं, या हम उतना ही इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, या जितनी हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चल रही है उसके हिसाब से ही हम नॉलेज को क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, या हम उतना ही चीजें ले सकते हैं। क्या उतना सफिशियंट है, ये डिसएडवांटेज हो सकता है। ठीक है, इनसफिशियंट भी हो सकता है। ये हमारा क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक, अथॉरिटीज हो गया, पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, ट्रेडिशन हो गया। क्वेश्चंस आते हैं सोर्स ऑफ नॉलेज पे, किन किन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। तो क्या है, पहला हमने देखा ट्रेडिशन, उसके बाद हमने देखा कि अथॉरिटीज, उसके बाद हमने देखा पर्सनल एक्सपीरियंस। ये तीन हमारे क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज हो गए। डिसएडवांटेज और एडवांटेज देख लिया।
किसके किसके कौन कौन से एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रायल एंड एरर। व्हाट इज ट्रायल एंड एरर? ट्रायल एंड एरर हम लोग लर्निंग में पढ़ते हैं, साइकोलॉजी जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे देखते हैं कि व्हाट इज ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर का मतलब काम करेंगे, गलतियां होंगी, उससे भी बहुत सारे इंसान क्या करते हैं, सीखते हैं। देख लेते हैं क्या है ट्रायल एंड एरर। Trial and error is a valuable source of knowledge in nursing research as it allows practitioners to refine and improve their methods through practical experience. For example, in wound care management. देखिए, अगर हम लोग को सिंपल वर्ड में समझना हो ट्रायल एंड एरर क्या है, ट्रायल एंड एरर का मतलब ये होता है कि हम बहुत सारी चीजें करते हैं और उसमें गलतियां होती हैं, और जब गलतियां होती हैं तो हम उसको और सही करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, और हम उससे कुछ चीजें सीखते हैं, हमको इंफॉर्मेशन बनता है। कभी एक्सीडेंटल वैक्सीनेशन बनते हैं, कभी एक्सीडेंटल बहुत अच्छे मेडिसिन बनते हैं, कभी कभी एक्सीडेंटल पेशेंट्स की भी डेथ हो जाती है। तो उससे हमको क्या होती है, सीखने को मिलता है कि किन तरीके का प्रोसीजर हमको क्या करना है, फॉलो करना है, और हम उसको क्या करेंगे, किस तरीके की पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे। ट्रायल एंड एरर जैसे हमारे जितने भी आविष्कार हुए आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी गलतियां हुई, उसके बाद हमने क्या किया, उसको अचीव किया। ठीक, और क्या है हमारा एडवांटेज क्या है, ऑफर्स प्रैक्टिकल मींस ऑफ सिक्योरिंग नॉलेज। ठीक है, प्रैक्टिकल हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली पूरा परफॉर्मेंस करते हैं, उसको ये क्या करता है, रिलाई करता है। ठीक, और क्या है डिसएडवांटेज में क्या है, इट इज अनरिलायबल एंड इन इफिशियंट। ये क्या है, अनरिलायबल हो सकता है और इन इफिशियंट हो सकता है, ये हमारा प्रभावी नहीं हो सकता है। ठीक है, अनरिलायबल होता है, ठीक है, रिलायबल भी नहीं है, इसके ऊपर हम क्या नहीं कर सकते हैं, विश्वास नहीं कर सकते हैं कि आपकी गलती से कोई सीख रहा हो या आप गलती से किसी के इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत ज्यादा ये सही ही हो या बहुत ज्यादा गलत ही हो। ठीक है, दोनों मैटर हो सकता है, ये क्या नहीं सही भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अनरिलायबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग क्या है, लॉजिकल रीजनिंग इन्वॉल्व सिस्टमेटिकली एनालाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग इंफॉर्मेशन टू ड्रा ए रिस्पॉन्ड कंक्लूजन। हम क्या कर रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग, हम कुछ सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉजिकल तरीके से सोच रहे हैं और उससे हम इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, गेन करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ऑफर्स टू साइंटिफिक वैलिड एंड रिलायबल एंड सिस्टमैटिक सोर्स ऑफ नॉलेज। ये कैसा होता है, साइंटिफिक हो सकता है, वैलिड हो सकता है, उसके साथ साथ रिलायबल भी हम इसको कह सकते हैं, और उसके साथ साथ सिस्टमैटिक सोर्स ऑफ नॉलेज। ये कैसा होता है, साइंटिफिक होता है, रिलायबल होता है, वैलिड होता है। ये क्या हो सकता है, उसका एडवांटेज हो सकता है। डिसएडवांटेज में क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, बैठे बैठे सोच रहे हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग लगा रहे हैं, बैठे हुए हैं कि बहुत देर से सोच रहे हैं, बहुत देर से क्या, बहुत दिन से सोच रहे हैं कि अब कुछ करना है, कुछ करना है। ठीक है, उनकी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो क्या नहीं कर पा रही है, ट्रिक नहीं हो पा रही है, क्लिक नहीं हो पा रही है, और वो उसको ट्रिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बहुत समय लग सकता है। आप लोग राइटर्स के बारे में सुने होंगे, जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं उनको बहुत टाइम लगता है कोई एक मूवी करने में, या हमको कोई एक कहानी लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो वो लॉजिकल रीजनिंग करते हैं, लॉजिकल तरीके से सोचते हैं, तब वो किसी बुक्स को, किसी मूवी के स्क्रिप्ट को वो लिख पाते हैं। तो ये क्या हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, रोल मॉडलिंग। रोल मॉडलिंग क्या है, इट इज अ लर्निंग थ्रू imitation where new nurses imitate the behavior of the role model expert nurses। सिंपल सा कहने का मतलब है, रोल मॉडल का मतलब ये होता है कोई एक व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमने उसको देख करके क्या किया कि हम भी ये काम करते हैं। ठीक है, कुछ टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं तो उनको देख करके हम क्या करते हैं, रोल मॉडलिंग करते हैं कि हमको भी इनकी तरह क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ाना है। उस तरीके से हम क्या करते हैं, उनसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, या उनके बारे में हम क्या करने का प्रयास करते हैं, स्टडी करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या है, सोर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज नॉलेज। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, मेनली डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप विद द रोल मॉडल एक्सपर्ट्स। ये देखिए, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, हमारा उनके साथ, रोल मॉडल के साथ कैसा रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप करने का मतलब है विद द रोल, रिलेशनशिप विद द रोल मॉडल एक्सपर्ट्स। ठीक है, मतलब वो हमको सिखाना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, या हमको बताना चाह रहे हैं कि हम एडमायर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे ऊपर कोई फोकस किए हैं कि नहीं किए हैं, ये सब डिसएडवांटेज हो सकते हैं रोल मॉडलिंग के। ठीक, ये ओवरऑल हमारा क्या था, कितना हमने देखा कि सोर्स ऑफ नॉलेज के कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं, किस तरीके से हम नॉलेज को क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, पर्पज।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों करना है हमको रिसर्च, क्या पर्पज हो सकता है, क्या उद्देश्य है हमारे रिसर्च को परफॉर्म करने का। ठीक, तो क्या है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन क्या है, हेल्प्स द इन्वेस्टिगेटर टू एक्सप्लोर एन एरिया और इशूज ऑन विच लिटिल प्रीवियस वर्क हैज बीन कैरीड आउट। कहने का मतलब है कुछ ऐसी चीजें जिनके ऊपर बहुत ज्यादा क्या नहीं हुआ है, चर्चा नहीं हुआ है, या बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया है, उस पे उसको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, उसको व्याख्यात करना है, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके रिसर्च करना है, सर्च आउट करना है, जिससे हम उसको और भी क्या कर सके, मॉडिफाई कर सके। ये रिसर्च का पहला पर्पज और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लोरेशन होता है, एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर किसको करना है, जो चीजें दबी हैं, जो चीजें कभी उसको नहीं रिसर्च आउट किया गया है, या उसको हमने कभी पढ़ने का विषय नहीं समझा है, उसको बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस थे जो क्या कर रहे थे, उसी पे हम चलते आ रहे थे, चलते आ रहे थे, उससे बहुत सारे पेशेंट की डेथ भी हो रही थी। ठीक है, मशीन्स हमारे पास अच्छी नहीं थी, हाईटेक मशीन्स नहीं थी, और हमने उस पर रिसर्च नहीं किया, जिस तरीके से चल रहा था हमने उसी तरीके से क्या किया है, किसी चीज को चलाया है। तो क्या है एक्सप्लोरेशन, जो इन्वेस्टिगेटर्स है वो क्या करता है, एक्सप्लोर करता है, वो ऐसे एरिया को या एक ऐसी जगह को या एक ऐसी चीज को जो अनकवर्ड, जो बहुत ज्यादा कवर्ड है, उसको अनकवर्ड करने के लिए एक्सप्लोरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्पेकुलेशंस क्या है। इन रिसर्च स्पेकुलेशन रेफर्स टू ए फॉर्मिंग ए हाइपोथेसिस एंड हेल्प्स डेवलप ए थ्योरी बेस्ड ऑन करंट नॉलेज एंड ओपिनियन ऑफ फ्यूचर इंप्लीकेशन। देखिए स्पेकुलेशंस का मतलब अगर हमको हाइपोथेसिस समझना है तो हाइपोथेसिस का जनरल सा मीनिंग होता है टेंटेटिव इंफॉर्मेशन किसी चीज का देना। ठीक है, मतलब एक हम क्या बनाते हैं, एक एजम्पशंस करते हैं। एजम्पशंस हो सकता है हाइपोथेसिस का मतलब कि हम अगर ये रिसर्च कर रहे हैं या हम इस चीज का नॉलेज कर रहे हैं तो हम फ्यूचर में क्या बनाना चाहते हैं, या फ्यूचर में हम क्या चीज अटेन करना चाहते हैं, क्या चीज अचीव करना चाहते हैं। दिस इज द स्पेकुलेशन। ठीक है, एजम्पशंस कह सकते हैं, जस्ट लाइक एजम्पशंस कह सकते हैं। अगर हमको नॉर्मल वर्ड्स में समझना है तो एजम्पशंस, हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, एजम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, हम उस पर एक अपनी बात रख रहे हैं, या हम ऐसा चीज बताना चाहते हैं। टेंटेटिव मतलब होता है कि वो सही नहीं है, या वो क्या हो सकता है, मतलब अनुमान, अनुमान हम लगा सकते हैं कि फ्यूचर में हम इस चीज को क्या करना चाह रहे हैं, परफॉर्म करना चाह रहे हैं, या हम ऐसे ऐसे किसी चीज को क्या करेंगे। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास हाइपोथेसिस नहीं होगा तो हम किसी चीज को परफॉर्म नहीं कर सकते। मेक हाइपोथेसिस, आगे चल करके आगे के लेक्चर्स में हम लोग को देखना है व्हाट इज हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस कैसे बनाया जाता है, और हाइपोथेसिस कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, हाइपोथेसिस से हमारे एकेडमी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शंस। डिस्क्रिप्शन क्या है, ए की पर्पज ऑफ रिसर्च इज टू डिस्क्राइब न्यू नॉलेज, वैलिडेट एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। अब क्या करना है, डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। किसको डिस्क्राइब करना है, बेसिक सी बात है, डिस्क्राइब तो हमने किया, लेकिन किसको डिस्क्राइब करना है, न्यू नॉलेज को। हमारे पास जो न्यू नॉलेज है, न्यू नॉलेज मतलब जो हम चीजों को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ लेकर के आ रहे हैं या उसको सर्च कर रहे हैं, वो हमारा न्यू नॉलेज होगा। उसके बाद वैलिडेट एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, उसके बाद हमको क्या करना है, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने का मतलब उसको हमको देखना है कि वो सही है कि नहीं सही है, गलत है, सही है, क्या है। एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, और हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मतलब सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके हम किसी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, पर्पज, एक्सप्लोरेशन, स्पेकुलेशन, डिस्क्रिप्शन, तीन पर्पज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे देखेंगे कौन से और पर्पज। एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज एक्सप्लेनेशन, वन पर्पज ऑफ रिसर्च इज टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। देखिए वेरिएबल्स नाम आ गया, आर फिनोमिना हेल्पिंग टू अनकवर हाउ वन फैक्टर में इन्फ्लुएंस अनदर। सिंपल सा कहने का मतलब होता है, एक्सप्लेनेशन क्या होता है, ये पर्पज होता है हमारे रिसर्च का। इसमें क्या बता रहा है, ये एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। बहुत सारे वेरिएबल्स हमारे पास आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे हमारे पास पॉपुलेशंस होंगे, हमारे पास टारगेटेड पॉपुलेशन को ट्राई करेंगे। अभी ये सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में, हमको वेरिएबल्स सिर्फ भिन्न भिन्न चीजों के बारे में हमारे पास आती है, उनको हमको क्या करना है, रिलेशनशिप देखना है और उसको एक्सप्लेन करना है, क्या दोनों चीजें एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, और क्या है, ठीक है, हेल्पिंग टू अनकवर हाउ वन फैक्टर में इन्फ्लुएंस अनदर। सिंपल सा कहने का मतलब हम क्या कर सकते हैं, दो फैक्टर्स अगर हमारे पास है तो हम उन फैक्टर्स को देख सकते हैं, वो किस तरीके से हमारे रिसर्च को या हमारी चीजों को किस तरीके से, या किसी करंट सिचुएशंस को
फिनोमिना को या किसी इवेंट को वो किस तरीके से क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, इसी चीज को हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, और ये रिसर्च का इंपॉर्टेंट पर्पज है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिडिक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिडिक्शन जरूर करना है। हम अगर किसी चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमको यही नहीं पता कि हम क्या बनाना चाहते हैं, तो हमारा रिसर्च बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमको क्या करना है, ओल्ड एज को क्या करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, ठीक है, उनके पास जा करके, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। हमको पता है किसके पास जाना है, ओल्ड एज के पास, और हमको उनका क्या ठीक करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। तो ये चीज हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमको ओल्ड एज जो पीपल्स हैं उनके होम पे जा करके उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताना है, ठीक है। ये प्रिडिक्शन हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। वन की पर्पज ऑफ रिसर्च इज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स। देखिए, फ्यूचर आउटकम्स आर बिहेवियर बेस्ड ऑन करंट डाटा एंड ट्रेंड्स। हम क्या कर सकते हैं, करंट डाटा और ट्रेंड्स किससे ही हम क्या करेंगे, उसके प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन प्रिडिक्ट करने का काम करेंगे। जो हमारे पास वैल्यूएबल सोर्स है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, हमको उन्हीं से अपना काम निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन करना, वन की पर्पज ऑफ रिसर्च इज टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशंस और ट्रीटमेंट। सब कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इवैल्यूएट ही नहीं कर पाए, मतलब क्या इफेक्टिवनेस है उस प्रोसीजर का, क्या ट्रीटमेंट है, क्या इंटरवेंशंस या ट्रीटमेंट का क्या आउटकम्स है, क्या इफेक्टिवनेस है। कुछ भी रिसर्च कर दिया, कोई भी फायदा ही नहीं कर रहा है, तो उस रिसर्च का क्या मतलब है, ठीक है। हमको ये पता होना चाहिए वो किस तरीके से हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, हमारे नर्सिंग प्रैक्टिस को किस तरीके से इनहांस कर रहा है, ये सब सारी चीजें रिसर्च हमको बताता ही। तो इवैल्यूएशन भी इसका क्या है, पर्पज है। तो हमको कोई भी चीज करना है तो इवैल्यूएट जरूर कर लेना है कि हमने क्या चीज प्राप्त करनी थी, क्या हमने उसको प्राप्त करा कि नहीं करा, ठीक। ये क्या हो गया, हमारा पर्पज हो गया, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं हमारे रिसर्च का, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं, हमारा पहला यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे लॉन्ग आंसर जरूर बनता है। रिसर्च प्रोसेस आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ नॉलेज पढ़ेंगे, किस तरीके से नॉलेज को अटेन करना है, हमारा पर्पज ऑफ रिसर्च। पर्पज ऑफ रिसर्च अगर आप नहीं याद करेंगे तो आप हमेशा रिसर्च में कंफ्यूज रहेंगे। हम क्यों रिसर्च परफॉर्म करें, जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले यही देखते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट का पर्पज है। एडल्ट नर्सिंग पढ़ना है तो हमको बीमारियों के बारे में पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़ना है तो हमको मन स्थिति के बारे में पढ़ना, किस तरीके से हमारी ब्रेन फंक्शन कर रही है, हमारी माइंड फंक्शन कर रही है, इन सब के बारे में देखते हैं। पीडियाट्रिक पढ़ रहे हैं तो चाइल्ड में किस तरीके के डिसीज डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके। तो ऐसे ही रिसर्च का भी पर्पज है, क्या करने का, एक्सप्लेनेशन है, स्पेकुलेशन है, प्रिडिक्शंस है, इवैल्यूएशन है, ये सब सारे हमारे पर्पज थे। उसके बाद हमको देखना है कि किस तरीके का रिसर्च गुड रिसर्च कहलाता है, या कौन कौन से क्वालिटीज या कौन कौन से चरित्र या कौन कौन से ऐसे गुण होने चाहिए उस रिसर्च के अंदर, तब हम उसको क्या बोलेंगे, गुड रिसर्च बोलेंगे, ठीक। तो क्या है, सिस्टमैटिक। पहले तो सिस्टमैटिक होना चाहिए, एकदम लाइन बाय लाइन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ है, हाइपोथेसिस यहाँ है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर यहाँ है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिस्टमैटिक होना चाहिए। अगर बोला गया है कि पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालिए तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालिए, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर करिए तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करिए। अब हाइपोथेसिस फॉर्म करिए तो हाइपोथेसिस फॉर्म करना है, ठीक है। और लॉजिकल, नेक्स्ट है लॉजिकल। व्हाट इज द लॉजिकल, लॉजिकल मतलब एकदम अच्छा, ठीक है। कोई लॉजिक निकलना चाहिए, ये नहीं बैठे हैं कि चलते हैं आज कुछ रिसर्च कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका लॉजिक होना चाहिए कि कोई भी रिसर्च करने का क्या लॉजिक होता है, क्या पर्पज है उसका, ये लॉजिक होना चाहिए, तब उस रिसर्च को गुड रिसर्च बोलते हैं। वैसे तो हमारे दिमाग में दिन भर चलता रहता है कि हम लोग रिसर्च कर लेंगे, लेकिन रिसर्च लॉजिकल होना चाहिए ना। कुछ भी करने का, रिसर्च करने का प्लान कर देता है इंसान, ठीक है। और हमारे खास करके नर्सिंग के, इनको रोज ही क्या करना रहता है, नर्सिंग ही चेंज करना रहता है। नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको नर्सिंग चेंज करना है, ठीक है। उनको ये सब्जेक्ट नहीं डालना है, ये सब्जेक्ट क्यों डाल दिया, ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ऐसा हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स अक्सर बोलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसमें कोई लॉजिक है कि सब्जेक्ट ही चेंज कर देंगे। अगर कोई पर्पज ना होता तो आईएनसी ने इसको डाला ही नहीं होता। अगर हमने रिसर्च नहीं करेंगे तो हम प्रैक्टिसेस को कैसे जानेंगे कि कैसे इनहेंस करना है, तो हम रिसर्च को नहीं हटा सकते। बच्चे फार्मा पढ़ते हैं तो हम कहते हैं हम नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो हम फार्मा क्यों पढ़ेंगे, फार्मा नहीं पढ़ेंगे तो मेडिकेशंस कैसे पता होंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे पता होगा। अगर हमारे पास
फिजिशियन उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, तो अगर कोई इमरजेंसी ड्रग देना हुआ तो कैसे पता चलेगा। सब्जेक्ट सारे हमारे यूजफुल हैं और वो हमारे किस सेमेस्टर्स में डाले गए हैं वो बहुत ज्यादा सोच समझ के डाले गए हैं। तो ऐसे ही रिसर्च भी लॉजिकल होना चाहिए, वैसे ही आपकी थिंकिंग भी क्या होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। ठीक। इथिकल कंसिडरेशन, इथिकल कंसिडरेशन का मतलब होता है जब हम आगे चल करके देखेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब हम टारगेट कर सॉरी जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या करते हैं अपना आइडेंटिफाई करते हैं या उसको फॉर्मुलेट करते हैं बनाते हैं, उसके बाद हम टारगेटेड पॉपुलेशन को देखते हैं, पॉपुलेशन देखते हैं फिर टारगेटेड पॉपुलेशन देखते हैं। तो इथिकल कंसिडरेशन का मतलब होता है कि इसमें ह्यूमन, एनिमल की प्राइवेसी, सेफ्टी, कंसेंट सब कुछ है कि नहीं है, दिस इज द इथिकल कंसिडरेशन। हमारे पास रिसर्च का इथिकल कंसिडरेशन होना चाहिए। ऐसे ही नहीं है कि उठ के गए मेडिकेशंस का ट्रायल कर दिया किसी के ऊपर, हमारी प्राइवेसी नहीं, हमारा इन्फॉर्म कंसेंट नहीं, हमारी कोई राइट्स नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, हमने क्या करा, जा करके क्या दे दिया, रिसर्च कर दिया किसी के ऊपर। तो इथिकल कंसिडरेशन नहीं है, आपके ऊपर केस हो सकता है। ठीक है, तो रिसर्च क्या होना चाहिए, इथिकल कंसिडरेशन में होना चाहिए, मतलब रूल एंड रेगुलेशन के तहत होना चाहिए। हमने बताया ह्यूमन और एनिमल को क्या करना है, प्राइवेसी के साथ, सेफ्टी के साथ, प्लस उसका क्या करना है, कंसेंट जरूर लेना है। हम किसी के ऊपर रिसर्च ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड यूनिट का टॉपिक है कि पॉपुलेशन कैसे हम लोग टारगेट करते हैं, किस तरीके के पॉपुलेशन को हम क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से। ठीक। नेक्स्ट क्या है, रेप्लीकेबल। ये हमारा क्या होना चाहिए, रेप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है। जनरलाइजेशन, ये जनरलाइजेशन और ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या मतलब होता है कि उसका क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है बार बार हम लोग यही सारी चीजें इसमें दिख रहा है। ठीक है। और क्या है, किसी तरीके से हमको क्या करना है, उसको अच्छे तरीके से फॉर्म करना है। ये हमारा जनरल चीजें होती है। ऊपर की तीन हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमारा बेसिक सी चीजें होती हैं। इनको हम चाहे तो एक्सप्लेन करें, चाहे तो ना करें, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन जो हमारा तीन चीजें हैं, कैसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, इथिकल कंसिडरेशन होना चाहिए। ये हमारा गुड रिसर्च का सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट्स या की रोल या की पॉइंट्स हो सकता है कि हमारा जो रिसर्च है वो गुड क्यों कहलाएगा, कैसे कहलाएगा। ये सब सारी चीजें हमारी होनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च, सॉरी हाँ, स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च क्या है, क्या क्या ऐसे स्कोप है या कहां कहां पे इसका क्या है, एरिया है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है रिसर्च का। ठीक है। क्या कह रहे हैं, द स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च कैन बी एक्सप्लेन इन एरिया सच एज क्लिनिकल प्रैक्टिस, नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। कहां कहां पे रिसर्च का यूज किया जा सकता है या कहां कहां पे उसका एरिया है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में, नर्सिंग एजुकेशन में एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में। तो पहला क्या है, क्लिनिकल प्रैक्टिस, ट्रांजिशन रिसर्च, सिम्टम्स मैनेजमेंट, क्लिनिकल जजमेंट और डिसीजन मेकिंग, केयर ऑफ द केयर गिवर, पैलेटिव केयर, पैलेटिव ओल्ड एज होते हैं हमारे। ठीक है। ये सब सारी चीजें, ये हमारा क्या है, नॉर्मल सी चीज है। कहां कहां पे स्कोप है नर्सिंग रिसर्च का, तो कहां कहां पे है हमारा, क्लिनिकल प्रैक्टिस में है, नर्सिंग एजुकेशन में और एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ पे हम नर्सिंग रिसर्च को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों करना है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, क्योंकि हम क्लिनिकल प्रैक्टिस को क्या करना चाह रहे हैं, इनहेंस करना चाह रहे हैं, इंक्रीज करना चाह रहे हैं। ठीक है। इससे हम केयर गिवर को, पेशेंट को, साथ में उनके फैमिली मेंबर्स को, और हम क्या कर सकते हैं, जो ओल्ड एज के पीपुल्स हैं उनको हम क्या कर सकें, अपनी केयर प्रोवाइड कर सके। ठीक है। और क्या है हमारा, नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन में क्या है, नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको इनहेंस कर सकते हैं रिसर्च करके। उसके साथ साथ डेवलपिंग ऑन बॉडी ऑफ नॉलेज, हम अपने खुद के शरीर के बारे में भी क्या कर सकते हैं, नॉलेज एक्वायर करके अपनी चीजों को क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। और क्या है, इफिकेसी ऑफ एजुकेशनल लर्निंग, और जो हमारी लर्निंग है उसको हम क्या कर सकते हैं, और भी इनहेंस या बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से, मतलब आप लोगों ने देखा होगा नर्सिंग एजुकेशन में टीचिंग लर्निंग मेथड्स देखते हैं हम, कौन कौन से ऐसे टीचिंग मेथड्स को यूज कर करके और इफेक्टिव बना सकते हैं क्लास को, जिससे अट्रैक्टिव क्लास हो और बच्चे बहुत ज्यादा अटेंटिव हो, कंसंट्रेशन उनका ज्यादा हो। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे रिसर्च हुए, हम लोग पहले व्हाइट बोर्ड का यूज करते थे, स्मार्ट बोर्ड आ गया, उसके बाद हमने पीपीटी बनाना शुरू किया, पीपीटी के बाद हमने रोल मॉडल शुरू किए, डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दिया, बहुत सारे चीजों को हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, जिससे हम क्या कर सकते हैं। सब सारी चीजें रिसर्च से आई, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। हम लोग अपने पॉपुलेशन को देखते हैं कि कौन सी चीजों की जरूरत है, उनको हम ये चीज प्रोवाइड करेंगे। जैसे लाइट का आविष्कार हो गया, बल्ब का आविष्कार हो गया, ये सब सारी चीजें
जब रिक्वायरमेंट पड़ी तभी तो हमने खोजना शुरू किया, जब चीजें खराब होने लगती है तभी तो हम कोई चीज खोजते हैं। ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम इज द फ्रेमवर्क। करिकुलम क्या होता है? एक प्रकार का फ्रेमवर्क होता है जो हमारा पूरा नर्सिंग का होता है, या जो हमारे बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी एकेडमीज का जो करिकुलम होता है, मतलब फ्रेमवर्क एक बताता है, एक ढांचा तैयार करता है कि किस तरीके से हमारा जो नर्सिंग है या जो हमारी और अदर फील्ड्स हैं उनको किस तरीके से चलाया जाना है। ठीक है। इवोल्यूशन सिस्टम, और इवोल्यूशन सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एजुकेशन में इवोल्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इवोल्यूशन कैसे करते हैं हम? इंटरनल एग्जामिनेशन, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, वाइवा, बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ऑस्की हो सकता है, रेटिंग स्केल्स हो सकते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। दिस इज द इवोल्यूशन मेथड्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? हेल्थ डिटर्मिनेंट्स। हेल्थ डिटर्मिनेंट्स हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ चुके हैं। ठीक। और क्या है? फिजिकल एनवायरमेंट इज हेल्थ प्रमोशंस, प्रैक्टिस ऑटोनॉमी, स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, इथिक्स ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब हमारे क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किसके ऊपर क्या चीज करना है, अप्लाई करना है, दिस इज द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। ये हमारे क्या है? ओवरऑल स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च। स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च में क्लिनिकल प्रैक्टिस, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। डायरेक्ट आप लोग को तीनों पॉइंट्स याद करने हैं, उनमें आप किसी तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर ये चीज लिखना हो तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है? नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारा ओवरऑल क्या था? जनरल इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, और उसके साथ साथ हमने रिसर्च के क्या देखे, बहुत सारे सोर्स देखे, बहुत सारे किस तरीके से हम नॉलेज को क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। सोर्स ऑफ नॉलेज देखा, पर्पज ऑफ नर्सिंग रिसर्च देखा, स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च देखा। ये हमारा क्या था? पहला लेक्चर था रिसर्च का, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और पर्पज का। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को क्या देखना है? स्टेप्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च के प्रोसेस के हम लोग के स्टेप्स देखने हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे 15 नंबर के क्वेश्चन, 10 नंबर के क्वेश्चन वहां से पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा लंबा है लेकिन वो बहुत ज्यादा इजीली तैयार हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को क्या देखना है? स्टेप्स। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में स्टेप्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च देखना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।